स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहम्मद जीएम में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 4 के अंदर से रावल रतन सिंह के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके संघर्ष के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक रावल रतन सिंह। तो शुरू करते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह के बाद में, उसके मरने के बाद में सन 1302 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा ये, यानी कि राजा बना 1302 में। और उस समय सभी जानते हैं 1301 में जो रणथंभौर का युद्ध हुआ था, जिसमें जो वहाँ का राजा था हमीर देव चौहान वो मारा गया था और रणथंभौर पर किसका अधिकार हो गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। और उसके दूसरे ही साल, एक साल छोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी अपने भारत विजय के अभियान में मेवाड़ की ओर बढ़ा। और मेवाड़ पर उसके आक्रमण करने के और भी बहुत सारे कारण थे। भारत विजय तो था ही, इसके अलावा और कारण भी थे। जैसे सबसे पहली बात तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी ही। ठीक है। वो क्या चाहता था कि सिकंदर की तरह वो भी विश्व विजय करने की ख्वाहिश रखता था। उसकी आकांक्षा थी कि वो भी सिकंदर के समान विश्व विजय करे, यानी कि पूरे विश्व में उसी का साम्राज्य हो, खिलजी साम्राज्य ही हो। और इसलिए उसने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर सानी की उपाधि उसने धारण की थी। दूसरा जो कारण था इसका, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। मेवाड़ के महाराणाओं के जो रावल शासक थे, रतन सिंह के पहले भी, जैसे जत्र सिंह भी थे, समर सिंह भी थे, तो उनके समय में मेवाड़ के शासकों ने मेवाड़ की सीमाओं में वृद्धि की और मेवाड़ की शक्ति में भी वृद्धि की। सीमाओं में वृद्धि का मतलब आसपास के राज्यों को इन्होंने अपने अधीन बनाया। ठीक है ना, उस शक्ति का प्रयोग करके। और इसकी बढ़ती हुई शक्ति के कारण क्या हुआ कि दिल्ली के जो शासक थे वो पहले से ही परेशान थे। इसके अलावा दिल्ली के जो पूर्व के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने भी दिल्ली मेवाड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया और कई बार इसके लिए उन्होंने सेनाएं भेजी, लेकिन अभी तक दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने चित्तौड़ के दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं की थी। फिर 1299 में, जैसा कि हमने देखा था राजा हमीर के समय में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें, कि उलुग खां और नुसरत खां जब गुजरात के अभियान में थे और रास्ते में लौटते वक्त जो नव मुस्लिमों के साथ, मंगोलों के साथ उनका झगड़ा हुआ था, उस वक्त वो मेवाड़ की सीमा से के अंदर से होकर के जाना चाहते थे, लेकिन रतन सिंह ने मना कर दिया था। उस समय समर सिंह था, समर सिंह ने मना कर दिया था और जाने के बदले में क्या लिया था, उनसे टैक्स वसूल किया था। इसलिए फिर क्या है कि उनको एक लंबा चक्कर काटते हुए जालोर होकर के जाना पड़ा था। तो उन्होंने जो, यानी कि रतन सिंह ने और उससे पहले वाले शासकों ने दिल्ली के सुल्तानों के साथ असहयोग किया, उनसे संघर्षपूर्ण रवैया अख्तियार किया। ठीक है ना। इन सभी की वजह से क्या हुआ कि दिल्ली के सुल्तान पहले से ही इनसे नाराज़ चल रहे थे, तो उसका ये क्या है कि ये बदला लेना चाहते थे। फिर तीसरा जो इसका कारण है, चित्तौड़ का भौगोलिक और सामरिक महत्व। अगर आप देखा जाए भारत के मानचित्र में, तो जैसे ये दिल्ली, अब इनको दिल्ली से अगर गुजरात की तरफ जाना है तो जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर और अजमेर होते हुए ये उदयपुर होते हुए ही वो नीचे गुजरात की तरफ जा सकते थे। और अगर मालवा की तरफ जाना हो तो मालवा की तरफ भी ऐसे ही। ठीक है। तो ये चित्तौड़ राज्य बीच में आ रहा था, चित्तौड़ के अंदर से होकर के जाना था। अब ये दूसरा राज्य है, ये दूसरा राज्य है, अगर इस राज्य की सेना अगर इस राज्य से होकर के जाएगी तो ये राजा नहीं जाने देगा, या जाने के बदले में वो टैक्स वसूल करेगा।
इस वजह से। दूसरी बात, अभी तक जितने भी सुल्तानों ने इसके ऊपर हमला किया वो सभी नाकाम रहे थे, एक भी सुल्तान चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। ठीक है। सामरिक महत्व और भौगोलिक महत्व का मतलब ये है कि ये दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते के बीच में स्थित था। अब नीचे वाले प्रांत गुजरात, मालवा और दक्षिण की ओर जाना हो तो ये सभी राज्य क्या है कि पहले से दिल्ली के अधीन थे ये, लेकिन अब इनको नीचे जाना हो तो इनको घूम के जाना पड़े, सीधा रास्ता इनके पास था नहीं। ठीक है। अब व्यापारी लोग अगर इसके अंदर से होकर के जावे तो इसको क्या है, व्यापारियों को दो जगह पे चुंगी चुकानी पड़ती, चुंगी यानी कि टैक्स, घुसते वक्त भी और बाहर निकलते वक्त भी टैक्स चुकाना पड़ता, भले वो दिल्ली से दक्षिण की तरफ जाए या दक्षिण से दिल्ली की तरफ जाए। तो इससे क्या अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा था, व्यापार को भी नुकसान हो रहा था, दिल्ली सल्तनत को। ठीक है ना। तो इसका क्या है कि सामरिक महत्व था, गुजरात, मालवा और दक्षिण जाने वाले मार्ग पर ये स्थित था। इसलिए एक तो सामरिक महत्व की वजह से, फिर साम्राज्य के दक्षिण के राज्यों के साथ व्यापारिक और राजनीतिक महत्व के कारण भी चित्तौड़ पर वो विजय प्राप्त करना चाहता था। चौथी बात, चित्तौड़ दुर्ग का अजय, अभी तक कोई भी सुल्तान चित्तौड़ का किला जीत नहीं पाया था और एक तरह से यह मान लिया गया था कि चित्तौड़ के दुर्ग को कभी जीता ही नहीं जा सकता। तो ये जो एक तरह की धारणा बन गई थी कि चित्तौड़ का दुर्ग पूरी तरह से अजय है, तो वो इस धारणा को, अजय होने की धारणा को वो तोड़ना चाहता था कि ये अजय नहीं है, इसको भी जीता जा सकता है। तो अजय होने के भ्रम को तोड़ना। फिर पांचवा, पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। अब ये बात कब की है, 1301 1302 की। ठीक है। इससे कितने 240 साल बाद एक किताब लिखी गई, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब लिखी पद्मावत, आपने मूवी देखी होगी। तो इस पद्मावत में वो ये कहता है कि रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, वो बहुत ही अद्वितीय सुंदर थी। अब जब उसके रूप सौंदर्य का बखान जब अलाउद्दीन खिलजी ने सुना तो जायसी ये कहता है कि उसके मन में पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई। इसलिए, जबकि इसके अलावा उस समय के जो इतिहासकार हैं वो इस बात का समर्थन नहीं करते कि इस तरह की कोई घटना भी हुई थी। और दूसरी बात जो है, ये कितने लगभग 250 साल बाद लिखी गई। ठीक है। जबकि जिस समय यह घटना हुई 1301-2 में, उस समय के जो भी लोग थे उन्होंने किसी ने भी इस घटना के बारे में जिक्र नहीं किया है। ठीक है। यह तो खैर एक काल्पनिक है, कथाएँ कहानियाँ हैं ये तो। चलिए अगला अब आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। अलाउद्दीन के द्वारा जनवरी 1303 में चित्तौड़, वो दिल्ली से रवाना हुआ, चित्तौड़ आया और चित्तौड़ के किले का इसने घेरा डाल दिया। चित्तौड़ के दुर्ग को इसने चारों तरफ से घेर लिया। 7 महीने तक घेराबंदी चली, यानी कि घेरा डाले पड़ा रहा वो यहाँ पे, और लंबे समय तक संघर्ष, छीटपुट लड़ाइयाँ होती रही, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रही, लेकिन क्या है कि इसको विजय नहीं मिली। तो फिर उसने क्या किया कि जैसा उसने रणथंभौर के किले को हासिल करने के लिए किया था ना, कि ऊंचे स्थान पर किला है तो कुछ समतल जगह, थोड़ी सी ऊंची एक समतल जगह बनाई जाए, वो कम से कम इतनी ऊंची हो कि जो वो मंजनी के होती थी ना, जिससे वो पत्थर यूँ फेंकते थे, ठीक है, वो पत्थर वहाँ तक पहुँच जाए, किले तक, किले की दीवारों तक, या किले के अंदर भी जाके गिरे। तो कम से कम इतने ऊंचे उन्होंने क्या बनवाए, चबूतरे बनवाए ऊंचे ऊंचे। ठीक है। उनके ऊपर मजनिकों को चढ़ाया और उन मजनिकों के माध्यम से चारों तरफ से चित्तौड़ के दुर्ग पर उसी तरह से पत्थरों की वर्षा की जैसे रणथंभौर के दुर्ग पर इसने करी थी। तो लंबे समय की घेराबंदी से दुर्ग में, अब एक तो ये, इससे क्या है, किले के अंदर बैठे हुए लोग, सेना परेशान हो गई। ठीक है। दूसरी बात, लंबे समय तक घेराबंदी, 7 महीने 8 महीने तक घेराबंदी चलेगी तो अंदर दाना पानी कब तक चलेगा, तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, खाद्यान्न की कमी हो गई। अब इसके चलते क्या हुआ कि राजपूत सेना को दुर्ग से बाहर आकर के खिलजी सेना के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। ठीक है। और इसमें, इस लड़ाई में रावल रतन सिंह मारा गया और 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया और अंदर, दुर्ग के अंदर पद्मिनी सहित जितनी भी राजपूत रानियां थी उन्होंने जोहर कर लिया।
और ये जौहर जो है चित्तौड़ का, मेवाड़ का पहला जौहर था और राजस्थान का दूसरा जौहर ये कहलाता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय वाला जौहर। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर जो ये आक्रमण किया था 1303 का, इस 1303 के आक्रमण का वर्णन किसमें मिलता है? खज़ाइन उल फुतूह पुस्तक। ठीक है, खज़ाइन उल फुतूह पुस्तक का जो दूसरा नाम है वो है तारीख़ अलाई। तारीख़ अलाई इसका दूसरा नाम है। ये किसने लिखी थी? अलाउद्दीन चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन अमीर खुसरो की ये पुस्तक है। ठीक है, तारीख़ अलाई, उसमें जो है इसने इस आक्रमण का वर्णन किया है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का, जब उसने चित्तौड़ पर अधिकार किया था हमला करके। और जब चित्तौड़ पर उसका अधिकार हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रखा? खिजराबाद। खिजराबाद नाम रखा और खिज़्र खां जो उसका पुत्र था, खिज़्र खां, उसको वहाँ का गवर्नर बना दिया, अधिकारी बना दिया। ठीक है, चित्तौड़ का कार्यभार शासन जो है उसको सौंप करके अलाउद्दीन तो वापस दिल्ली लौट गया और ज़्यादा समय तक खिज़्र खां यहाँ पे नहीं रहा था, थोड़े समय ही रहा था। ठीक है, इस थोड़े समय के दौरान उसने गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया और दुर्ग की किले की तलहटी में यानी कि नीचे की तरफ मकबरे का निर्माण करवाया और वहाँ पर उसने एक फारसी शिलालेख लिखवाया था उसने। और फारसी शिलालेख में उसने क्या लिखवाया कि अलाउद्दीन को जो है वो ईश्वर की छाया बताता है और संसार का रक्षक बताता है। संसार की छाया और ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताता है। अब संसार का रक्षक वो था या नहीं था, ठीक है, ये तो कुछ नहीं जानते। हाँ, भारत की रक्षा उसने ज़रूर की थी, लंबे समय तक उसने भारत की रक्षा की। और रक्षा किससे की? मंगोलिया, ये भारत, ये मंगोलिया, ये चीन और इधर आगे वापस ये अरब कंट्रीज़ वगैरह ये सब आ जाते हैं। मंगोलिया से जो एक तूफ़ान उठा था, ठीक है, एक तूफ़ान जिसको कहा जाता है मंगोल। ये मंगोल पहले इन्होंने चीन के शक्तिशाली साम्राज्य को इन्होंने ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। कोरिया के बाद जापान के बाद फिर इधर पश्चिम की तरफ बढ़े। पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए आज जहाँ पर ईरान है वहाँ ईरान पर था उस समय ख्वारिज़्म एम्पायर। ख्वारिज़्म एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ख्वारिज़्म एम्पायर के बाद आगे चल कर के खलीफा का राज्य था बगदाद में, उसको ख़त्म कर दिया। और ऐसा करते हुए वो यूरोप तक पहुँच गए। अब जब इतनी विजय यात्रा उन्होंने की और भारत पर वो अटैक नहीं करे, ये संभव नहीं था, तो भारत पर भी इन्होंने अटैक किया था। करीब 1285 से लेकर के 1315 तक के बीच में इन्होंने बहुत सारे अटैक किया भारत पर। और इस दौरान कौन थे भारत पर शासन करने वाले? कौन थे? एक तो लास्ट में इल्तुतमिश था जो कि गुलाम वंश का सुल्तान था, और इल्तुतमिश के बाद जो 2-3 साल कमज़ोर उत्तराधिकारी रहे, ठीक है, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने बगावत करके वो सुल्तान बन गया और जलालुद्दीन खिलजी को मार करके अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया। अब सबसे ज़्यादा जो मंगोलों के हमले हुए थे भारत पर वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, सबसे खतरनाक हमले। और वो मंगोल जिन्होंने मतलब कि पूरे एशिया को जीत चुके थे, यूरोप में घुस चुके थे, वो रूस को हरा दिया था और फ्रांस और ऑस्ट्रिया हंगरी तक वो चले गए थे यूरोप में, ठीक है ना। लेकिन उनकी जो ये बाढ़ थी वो बाढ़ भारत की सीमा पर आकर रुक गई और लंबे समय तक काफ़ी सारे मंगोल आक्रमणों को अलाउद्दीन खिलजी ने विफल कर दिया। और एक बार तो उसने हजारों मंगोलों के सिर काट करके जो दिल्ली में एक वो नया किला बनवा रहा था उस किले की दीवारों में चुनवा दिया, उनके मुंडियाँ काट काट करके, ठीक है ना। तो जिस मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक खूंखार जंगली जाति थी मंगोल, ठीक है। तो अब संसार की रक्षा की नहीं की, भारत की रक्षा उसने ज़रूर की। अब बात करते हैं पद्मिनी की कहानी की। जो पद्मिनी की कहानी जो आई है, जो दी गई है पद्मावत में, रचना है जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। इसको देख लेते हैं। अब इस पुस्तक के अनुसार, पद्मावत के अनुसार, पद्मिनी जो थी सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका,
सिंहल द्वीप के जो राजा थे गंधर्व सेन की पुत्री थी, और बचपन से ही वो जो है बहुत ही सुंदर थी, ठीक है ना, विश्व सुंदरी थी। अब पद्मिनी के पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन। एक दिन क्या हुआ कि वो हीरामन तोता किसी की लापरवाही से हो, गलती से हो, पिंजरे से निकल करके उड़ गया। वो मिला एक बहेलिए को। अब हीरामन तो अच्छा विद्वान तोता था, ये कह सकते हैं, बोल सकता था, वो इंसान की ज़ुबान बोल सकता था। एक बहेलियों को मिला, जब उसको बोलता हुआ देखा तो उसने उसको एक ब्राह्मण को बेच दिया, और ब्राह्मण ने क्या किया, उसको रतन सिंह को बेच दिया। 1 लाख रुपए में बेच दिया रतन सिंह को, ठीक है। अब एक दिन क्या है कि रतन सिंह को उस तोते ने, हीरामन ने पद्मिनी के बारे में बताया, और उसके रूप सौंदर्य की बहुत ही अच्छी प्रशंसा की उसने, मतलब, और उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुन करके रतन सिंह के मन में उसे प्राप्त करने का, उससे विवाह करने का विचार मन में आया, और वो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कष्टों को सहते हुए सिंहल द्वीप पहुंचा, जहाँ पर एक बाग में टहलते हुए जब दोनों की नज़रें मिली, दिल धड़के और प्रेम हो गया, ठीक है। अब दोनों के बीच में प्रेम संबंध का पता जब सिंहल द्वीप के राजा को चला, और उसको ये भी पता चला कि ये जो युवक है रतन सिंह है, वो तो चित्तौड़ का राजा है वो, तो वो उसने दोनों का विवाह करवा दिया, पद्मिनी और रतन सिंह का, ठीक है। फिर रतन सिंह पद्मिनी को लेकर के चित्तौड़ लौट गया, ठीक है। 1301 की घटना, राजा बना, और उसके बाद ही अब रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक था जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन एक बार किसी बात पर रतन सिंह उससे नाराज़ हो गया, और उसका मतलब बहुत ज़ोरदार इंसल्ट करके, भरे दरबार में इंसल्ट करके उसको निकाल दिया, उसको चित्तौड़ से निकाल दिया। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो दिल्ली गया। अब दिल्ली ही क्यों गया? क्योंकि राजस्थान के किसी भी राजपूत राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रतन सिंह के ऊपर हाथ डाल सके। चित्तौड़ एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, इसलिए उसने सोचा कि चित्तौड़ को टक्कर देने वाला एक ही राज्य हो सकता है, वो है दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान ही उसको टक्कर दे सकता है, क्योंकि रणथंभौर का उस समय पतन हो चुका था, रणथंभौर पर खिलजी का अधिकार हो चुका था, अलाउद्दीन का। ये बात आखिर यहाँ तक भी आई ही होगी, ठीक है, क्योंकि रणथंभौर के ख़त्म होने के बाद तो दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली राज्य यही था, क्योंकि चित्तौड़ के राजा जो रतन सिंह के से जो पहले था समर सिंह को हमीर ने हरा दिया था लड़ाई में, इसलिए उसके बाद तो यही राज्य था। तो ये गया दिल्ली, और अलाउद्दीन के सामने पद्मिनी के रूप सौंदर्य की प्रशंसा की, और उसको चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए उसको भड़काया, उकसाया उसको कि चित्तौड़ पर आक्रमण करे। और ये जो पद्मिनी जो है इतनी सुंदर है कि वो तो पूरे दिल्ली की, पूरे देश की मलिका बनने की क्षमता रखती है वो तो इस तरह की प्रशंसा सुन करके वो उसको प्राप्त करने के लिए, सुल्तान के मन में उससे प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, और उसको प्राप्त करने के लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये घटना ऐतिहासिक कम है, सिर्फ कल्पना ज़्यादा है, सिर्फ कहानी है, ठीक है, क्योंकि और कोई ऐतिहासिक प्रमाण इसका नहीं है। तो उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और लंबे घेरे के बाद जब वो असफल हो गया तो उसने राणा से ये प्रार्थना की कि वो पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखा दे मेरे को, सिर्फ कांच में, ठीक है, मिरर में उसका प्रतिबिंब दिखा दे, अक्स दिखा दे उसको, उसका प्रतिबिंब देख करके, उसकी छाया देख करके मैं वापस दिल्ली चला जाऊँगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि रतन सिंह इसके लिए तैयार हो गया, आया भाई, अलाउद्दीन भी आया, उसके चित्तौड़ के किले में आया, और उसको प्रतिबिंब देखा उसने, और प्रतिबिंब देखने के बाद तो वो उसको और ज़्यादा लालयित हो गया पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ उसके सौंदर्य के बारे में सुना था, अब उसका प्रतिबिंब देख लिया, और अद्वितीय सुंदरता को देखने के बाद में वो उसको प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा लालयित हो गया। और उसके बारे में जैसे यूँ कहा सुना भी जाता है पद्मिनी के बारे में कि जब वो पानी भी पीते थे तो गले में पानी नज़र आता था, पानी पीते हुए वो मतलब वो उसे गले में दिखता था, गले की नसों में दिखता था कि हाँ पानी अंदर उतर रहा है। तो इस तरह से मतलब इस तरह का उसका रूप लावण्य था, इस तरह से यूँ कुछ। तो अब प्रतिबिंब देख लिया अलाउद्दीन ने,
और अब वो वापस बाहर जा रहा था। तो क्या है कि एक परंपरा है, अपने घर में भी कोई मेहमान आता है जो वापस आता है तो हम उसको क्या करते हैं, घर के बाहर तक छोड़ने जाते हैं या बस स्टैंड तक छोड़ने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी उसको छोड़ने के लिए, एक शिष्टतापूर्वक छोड़ने के लिए किले के बाहर आया और वहाँ पर उसने फ़ायदा उठा करके सुल्तान ने रतन सिंह को बंदी बना लिया, क्योंकि वहाँ पहले से ही जो है घात लगा कर बैठे हुए होंगे सुल्तान के सैनिक, तो बंदी बना लिया। अब सुल्तान ने, अलाउद्दीन ने क्या किया कि शर्त रखी, जो किले में जो लोग मौजूद थे उनके सामने शर्त रखी कि अगर आप अपने राजा को यानी कि रतन सिंह को अगर वापस चाहते हो तो पद्मिनी को हमारे हवाले कर दो, ठीक है। आप मूवी में, अलग अलग फिल्मों में देखते ही हैं कि भाई आप इसको छोड़ो और इसको ले जाओ, इस तरह से। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि पद्मिनी ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के अनुसार उसने क्या किया कि 1600 सहेलियाँ, 16 लिख दिया यहाँ पे, 1600 सहेलियाँ की भाई मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे साथ मेरी 1600 सहेलियाँ दासियाँ भी आ रही है, ठीक है, वो भी पालकियों में आएगी। अलाउद्दीन तैयार हो गया कि ठीक है आ जाओ। तो उसने क्या हुआ कि महिलाओं के वेश में पद्मिनी ने उन पालकियों में राजपूत सैनिकों को सवार कर दिया, ठीक है। अब कितने सैनिक हो गए, 1600 सैनिक हो गए वो, ठीक है। सुल्तान के खेमे तक आए। सुल्तान से उसने ये प्रार्थना की कि भाई सुल्तान, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मैं रतन सिंह से मिलना चाहती हूँ। वो रतन सिंह से मिलने गई। अब पालकियाँ भी उसके साथ साथ ही जा रही थी, ठीक है। अब मौका मिलते ही उसने सुल्तान की सेना पे हमला बोल दिया और रतन सिंह को आज़ाद करवा लिया उनकी कैद से, और किले की तरफ, वो तो किले की तरफ लौट गई, लेकिन जब रास्ते में सुल्तान की सेना पीछा कर रही थी इनका, रतन सिंह का, तो उस हमले में क्या, जवाबी हमले में गोरा बादल जो थे चित्तौड़ के बहुत ही प्रसिद्ध उस समय सैनिक थे, ये योद्धा थे, और बहुत सारे सैनिकों सहित रतन सिंह इस लड़ाई में लड़ते हुए मारा गया। अब कुछ इतिहासकार तो इस घटना को कहते हैं कि भाई सही है, लेकिन बूंदी का राजकवि जो कि इतिहासकार भी था, सूर्यमल मिश्रण, इसने, और जो आधुनिक इतिहासकार है वो इस कहानी को ऐतिहासिक नहीं मानते कि ये सिर्फ एक कवि की कल्पना की उपज है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि घटना 1303 की है, 1302-3 की है, ठीक है। अब कहानी लिखी गई है 1540 में, जबकि इस अवधि के दौरान किसी भी इतिहासकार ने, या मेवाड़ के भी इतिहासकार हुए, साहित्यकार हुए, बहुत सारे विद्वान हुए, ठीक है ना, उस समय भी थे, रतन सिंह के दरबार में भी रहे होंगे, ठीक है ना, किसी ने भी इस घटना का जिक्र नहीं किया अपनी किसी भी रचना में, ठीक है। तो इसलिए इसको सिर्फ एक कपोल कल्पना ही माना जाता है। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है वो चैप्टर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, और जल्दी से बहुत जल्दी हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसको, और शेयर करें, ठीक। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे।